हेलो बडीज, आज हम यहाँ पर चैप्टर 13 शुरुआत करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो केवल प्लांट के ग्रीन पार्ट में होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक कॉटन का यूज करते हैं। क्यूएच की खास बात है कि ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 है वो इसेंशियल होता है। इसके अलावा अगर हम जोसेफ प्रिस्टले की बात करते हैं तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। साथ ही साथ इन्होंने 1770 में मिंट प्लांट के ऊपर और चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि जो एयर का रोल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। हेलो बडीज, अर्ली एक्सपेरिमेंट में आज हम बात करने वाले हैं इंजन हाउस के बारे में। इन्होंने ये बताया कि सनलाइट जो होता है ये इसेंशियल होता है प्लांट के प्रोसेस के लिए। और इन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है केवल वही ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। अगले हमारे जो साइंटिस्ट हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट में वो हैं जूलियस वॉन्सेक्स। इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक भी डेवलप की थी और 1854 में इन्होंने पता लगाया कि जो प्लांट होते हैं वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं जब प्लांट ग्रोथ करते हैं, और इस ग्लूकोज को यूजुअली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इन्होंने ये भी बताया कि जो प्लांट में ग्रीन सब्सटेंस होता है वो स्पेशल बॉडीज के अंदर होता है, और इन ग्रीन सब्सटेंस को आज हम क्लोरोफिल और उन स्पेशल बॉडीज को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये पता लगाया कि जो ग्रीन पार्ट प्लांट के होते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम इंगलमैन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। इंगलमैन ने ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था फोटोसिंथेसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम एम्पेरिकल इक्वेशन की बात करें फोटोसिंथेसिस की तो आपको याद करनी CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव CH2O प्लस O2। यहाँ पर CH2O रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को। अब अगर हम वॉन नेल की बात करते हैं तो वॉन नेल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर किया था, और इन्होंने ये दिखाया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जहां पर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से जो हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में, जिसको इस इक्वेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉन नेल एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये बताया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो वाटर का यूज करते हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पे, और ये वाटर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में। कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर H2O की जगह पर H2S हाइड्रोजन डोनर होता है। जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में वाटर नहीं यूज होता है, H2S का यूज होता है। तो जब H2S का यूज होता है तो ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता बल्कि सल्फर या सल्फेट होता है। इन्होंने ये भी पता लगाया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर से आती है, CO2 से नहीं आती, और बाद में इसको रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के द्वारा प्रूफ किया गया। अगर हम करेक्ट इक्वेशन देखें ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की तो ये इक्वेशन है जहां पर 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए, फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ना। अब जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा उसके अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा होते हैं। जो ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली उनको मिला के मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम दिया जाता है ना। मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली आते हैं और इन मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट रिएक्शन चलती है जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। दूसरा जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलती हैं और डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन की अगर बात करें तो ये ऐसा नहीं कि डार्क में चलती हैं, ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती लेकिन इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड करती हैं। और अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करती हैं। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का यूज करके लीफ के पिगमेंट को सेपरेट किया जाता है। लीफ में 4 मेन पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी जो कि येलो ग्रीन होता है,
कैरोटीनॉइड जो कि येलो टू येलो ऑरेंज होता है और ज़ैंथोफिल येलो कलर का होता है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का क्लोरोफिल ए के द्वारा किया जाता है ब्लू और रेड रीजन में। क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट होता है, ये मेजर पिगमेंट है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने वाला। बाकी जो पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, इनको एक्सेसरी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अगर हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर दो तरह के फोटो सिस्टम हमारे पास हैं, PS1 एंड PS2। जो फोटो सिस्टम है यहाँ पर, इन फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट होते हैं उनमें एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़कर वो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या एंटीना का फॉर्मेशन करते हैं। जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है बेटा, वो रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है, रिएक्शन सेंटर बनाता है। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा। अगर फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, इसलिए इसको P700 कहते हैं। और PS2 की बात करें तो ये एब्सॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को, इसलिए इसे P680 के नाम से जाना जाता है। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में। वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है बेटा, इसके द्वारा अब देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये PS2 से एसोसिएटेड होता है। और PS2 कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। अब चूंकि थाइलाकॉइड के इनर साइड की तरफ तो ल्यूमेन होता है, यानी ये जो प्रोटॉन है बेटा, ये ल्यूमेन की तरफ रिलीज होते हैं। और ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन के रिलीज होने की वजह से जितने ज्यादा प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन होंगे, पीएच उतना ही कम होगा। तो ल्यूमेन का जो पीएच है वो कम हो जाता है। चलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्फोराइलेशन के बारे में। फास्फोराइलेशन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच, जिस प्रोसेस के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस होती है उसे फास्फोराइलेशन कहते हैं। एटीपी की सिंथेसिस दो जगह पर होती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और दूसरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फास्फोराइलेशन होता है उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसलिए इसको फोटोफास्फोराइलेशन का नाम दिया जाता है। अब ये फोटोफास्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक होता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और दूसरा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। इन दोनों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेड स्कीम के बारे में। जेड स्कीम को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। ये फोटोफास्फोराइलेशन जो होता है बेटा, इसमें PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट PS2 देन PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में एटीपी और एनएडीपीएस दोनों का फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर हम साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो यहां पर केवल PS1 फंक्शनल होता है, केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर यहां पर साइट की बात करें तो जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है वो स्ट्रोमा लैमेली में चलता है। अगर हम स्ट्रोमा लैमेली की बात करें तो स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन है वहां पर PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उस केस में केवल PS1 एक्टिवेट होता है और साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन चलता है। तो बड़ी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताती है कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, एटीपी की सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना जरूरी है। यहां पर अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के क्रॉस ग्रेडियंट डेवलप होता है। प्रोटॉन का जो एक्युमुलेशन होता है ये ल्यूमेन की तरफ होता है। लेकिन रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो ल्यूमेन में प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमी ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए, क्लोरोप्लास्ट में केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा जब एटीपी सिंथेसिस की हम बात करते हैं तो जो प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है वो ल्यूमेन के अंदर होता है, जिसकी वजह से ल्यूमेन का जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जब इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में एटीपी की सिंथेसिस होती है।
अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल का फॉर्मेशन करता है CF0, जो कि एटीपी सिंथेज का एक हिस्सा है। एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक को CF0 कहते हैं और एक को CF1 कहते हैं। जो CF0 पार्ट होता है ये एम्बेडेड होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जिसके द्वारा प्रोटॉन का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ CF0 के थ्रू मूवमेंट होता है। और जो CF1 पार्ट यहाँ पर है, अगर इसको आप देखें तो CF1 पार्ट जो आपको दिखाएगा एटीपी सिंथेस का, ये एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है। प्लीज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमी ऑस्मोसिस के बारे में। देखिए केमी ऑस्मोसिस के लिए क्या क्या चीज चाहिए, चार चीजें चाहिए। एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एक एटीपी सिंथेज एंजाइम की जरूरत होगी। अब जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर बेटा वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो जाएगी। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप होगा। ल्यूमेन की तरफ प्रोटॉन एक्युमुलेट होते हैं, हाई कंसंट्रेशन प्रोटॉन का ल्यूमेन की तरफ होता है, स्ट्रोमा की साइड कम कंसंट्रेशन होता है। एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है इसी के द्वारा एटीपी की सिंथेसिस होती है। और यहां पर अगर हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है और इनको बायोसिंथेटिक रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोसिंथेटिक फेज के बारे में। बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, लेकिन डार्क रिएक्शन सही नाम नहीं है। अब डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज की बात करें बेटा, तो केल्विन ने एल्गल फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च किया रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटॉप का यूज करके, और पता लगाया कि जो पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड होता है, और इस प्रोडक्ट को 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA के नाम से जाना जाता है। और अगर हम फर्स्ट एक्सेप्टर की बात करते हैं बेटा, तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का होता है 5 कार्बन कीटोस शुगर होता है, जिसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट या RUBP कहा जाता है। लेकिन अगर हम C4 पाथवे की बात करते हैं, तो C4 पाथवे में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, और जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है बेटा वो होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है, और ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। प्लांट चाहे C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, सभी में केल्विन साइकिल पाई जाएगी। अब केल्विन साइकिल को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन के दौरान क्या होता है बेटा, जो CO2 होता है इसका फिक्सेशन होता है, और CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है बेटा RUBP के द्वारा, और RUBP कार्बोक्सिलेज यानी रुबिस्को एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज करता है। दूसरा स्टेप की बात करें तो दूसरा स्टेप हो जाएगा रिडक्शन स्टेप, और रिडक्शन की बात करें तो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 मॉलिक्यूल ATP के और 2 मॉलिक्यूल NADPH के खर्च होते हैं। और अगर रीजनरेशन तीसरे स्टेप को हम देखें तो रीजनरेशन के लिए 1 ATP खर्च होता है। यानी अगर एक साइकिल की बात करें बेटा, तो एक साइकिल में 3 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADPH मॉलिक्यूल खर्च होते हैं। हेलो बडीज, आज हम यहाँ पर केल्विन साइकिल की बात करेंगे। केल्विन साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में बेटा यहाँ पर एक CO2 का फिक्सेशन होता है, और एक ग्लूकोज अगर बनाना तो एक ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, यानी 6 बार साइकिल चलेगी। 6 टर्न ऑफ साइकिल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। अगर 6 बार साइकिल चलेगी तो देखो जरा इन और आउट क्या क्या होगा। 6 CO2 जाएंगे तो एक ग्लूकोज बनेगा, 12 NADPH खर्च होंगे तो 12 NADP निकलेंगे, और 18 ATP, यानी एक ग्लूकोज को बनाने में 6 CO2, 12 NADPH और 18 ATP का यूटिलाइजेशन होता है। ये केल्विन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए मैंने कहा ना 6 बार साइकिल चलती, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हेलो बड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में। देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि अगर हम C4 प्लांट की बात करते हैं, तो C4 प्लांट जो होते हैं वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए एडॉप्टेड होते हैं। अब यहाँ पर C4 प्लांट अगर देखें तो ये स्पेशल प्लांट है। क्यों? क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है जिसे क्रेंच एनाटॉमी कहते हैं। ये टॉलरेट करते हैं हायर टेम्परेचर को, दे शो रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है।
अब क्रेन्स एनाटॉमी में क्या होता है, देखिए बंडल शीथ सेल जो होती है बेटा, ये बंडल शीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाई जाने वाली सेल होती है C4 प्लांट में केवल। ये कई सारी लेयर बनाती है बंडल शीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ। इनमें ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें थिक वॉल होती जो इम्परवियस होती गैसियस एक्सचेंज के लिए। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। और C4 प्लांट के एग्जाम्पल देखें तो मेज एंड सॉर्गम हो जाएगा। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैच एंड स्लैग पाथवे, जिसको C4 पाथवे कहा जाता है। देखिए ये पाथवे C4 प्लांट में मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि C4 प्लांट में जो मेन पाथवे है वो कैल्विन पाथवे ही है। अब देखिए हैच एंड स्लैग पाथवे में आपको ध्यान रखना, जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसे पेप कहते हैं। पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम इस स्टेप को कैटलाइज करता है। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का एसिड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो मीसोफिल सेल के अंदर बनता है। मीसोफिल सेल के अंदर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनता है और इसे ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीथ सेल के अंदर ले जाते हैं। बंडल शीथ सेल में C4 एसिड का ब्रेकडाउन होता है जिससे CO2 और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल वापस मीसोफिल के अंदर आता है और जो CO2 रिलीज हुआ है बंडल शीथ सेल के अंदर वो C3 या कैल्विन साइकिल के अंदर एंटर करता है। और कैल्विन साइकिल कॉमन पाथवे सभी प्लांट के अंदर। हेलो बड़ी, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे C4 साइकिल के बारे में। देखिए C4 साइकिल में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम यहाँ पर सेल देखें तो 2 तरह की सेल है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। C4 प्लांट में जो कैल्विन साइकिल होती है बेटा, कैल्विन साइकिल जो होती है वो कहां पर चलती है, बंडल शीथ के अंदर। मीसोफिल सेल के अंदर कैल्विन साइकिल नहीं चलती क्योंकि मीसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। और बंडल शीथ सेल की अगर बात करें तो बंडल शीथ सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट होता है लेकिन पेप्केज नहीं पाया जाता है ना। और अगर हम कैल्विन पाथवे की बात करें बेटा, है ना, कैल्विन पाथवे, तो कैल्विन पाथवे कॉमन है C3 और C4 प्लांट में। C3 प्लांट में तो केवल कैल्विन पाथवे होगा, लेकिन C4 प्लांट में हैच एंड स्लैग पाथवे भी है और C3 पाथवे भी है। यानी C3 जो पाथवे है, कैल्विन पाथवे, वो सभी प्लांट में होगा, प्लांट चाहे C3 हो, C4 हो या कैम हो। हेलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन केवल C3 प्लांट में होता है। C4 प्लांट की अगर बात करें तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता है। अब यहां पर अगर रुबिस्को एंजाइम की बात करें बेटा, तो रुबिस्को एंजाइम में CO2 और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड करने की क्षमता है, लेकिन रुबिस्को के अंदर ज्यादा एफिनिटी है CO2 के लिए, जब CO2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो है नियरली इक्वल हो। यह बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव है। अगर बेटा ऑक्सीजन बाइंड कर जाए रुबिस्को के साथ में तो क्या होगा, तो एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरेट का और एक फास्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। फास्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा और इस कंडीशन में ना तो शुगर की सिंथेसिस होगी और ना ही एटीपी, बल्कि एटीपी को यूटिलाइज करके CO2 को रिलीज कर दिया जाएगा। और एनसीईआरटी ने लिखा है कि यहां पर एटीपी या NADPH की सिंथेसिस नहीं होती है और फोटो रेस्पिरेशन का बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक पता नहीं चल पाया है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए 2 तरह के फैक्टर हैं, इंटरनल या प्लांट फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं वो नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, mesophyll cell and chloroplast, internal CO2 concentration and amount of chlorophyll। एक्सटर्नल अगर फीचर की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन और वाटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है और ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया था। क्या कहता है ये, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज in nearest to its minimum value. It is the factor which directly affect the process if quantity changed। तो ये डेफिनेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। हेलो बडीज, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर 4 फैक्टर आपको दिए गए हैं। एक लाइट दिया गया है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन दिया गया, तीसरा टेम्परेचर दिया गया और चौथा यहाँ पर वाटर दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। लाइट की अगर बात करें बेटा तो लाइट का जो सैचुरेशन है वो 10% ऑफ फुल सनलाइट में मिल जाता है, इसीलिए
शेड में ग्रो करने वाले प्लांट या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट के अलावा लाइट रेयरली ही लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। अब CO2 कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन 0.03 से 0.04% तक है, और अगर इस कंसंट्रेशन को 0.05% तक बढ़ा दिया जाए तो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा 0.05% ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उस केस में प्लांट को डैमेज कर सकता है। हेलो बडीज, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में टेम्परेचर और वाटर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर से और इनमें हाई रेट फोटोसिंथेसिस का होता है। लेकिन C3 प्लांट में मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। C4 प्लांट में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, C3 में लोअर होता है। इसके अलावा अगर हम ट्रॉपिकल प्लांट की बात करें तो इनमें हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है और टेम्परेट में कम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर की अगर बात करें बेटा तो वाटर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट नहीं करता है। अगर किसी प्लांट में पानी की कमी होती है तो पानी की कमी होने की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब कि वाटर का डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये इनडायरेक्टली रेट को प्रभावित करता है। हेलो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब C4 प्लांट की बात करें तो CO2 का जो सैचुरेशन है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पे है, और C3 प्लांट के लिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे है। यानी C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन ज्यादा है। इस समय के लिए अगर बात करें, करंट जो अवेलेबिलिटी CO2 की है बेटा वो 300 से 400 माइक्रोलीटर पर लीटर है। ठीक है, तो इस केस में अगर देखें तो इतना कंसंट्रेशन है और C3 प्लांट को चाहिए 450। यानी इस समय CO2 की जो लिमिटिंग कंडीशन है, CO2 का लेवल जो लिमिटिंग हो C3 प्लांट के लिए है, C4 प्लांट सैचुरेट हो चुके हैं। और इसीलिए अगर हम C3 प्लांट को, जैसे टोमेटो और बेल पेपर, इनको ग्रीन हाउस क्रॉप कहते हैं, ये C3 प्लांट है, और अगर इनको ज्यादा CO2 वाले एनवायरनमेंट में ग्रो करे तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।